हाय भाई, वेलकम टू द चैनल एमआरएम व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट लॉ हैं आउट ऑफ द टोटल 6 लॉज। तो उन चार लॉज के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं, एज आई यूजुअली सेड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बच्चों को जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है उसके बारे में पता लगता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कंटेंट को, और इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं डे टू डे, डेली टू डेली भी आपको कुछ अपलोड करता रहूं रिगार्डिंग केमिस्ट्री। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप इस नेम को ध्यान से अगर थोड़ा सा देखें तो यू विल गेट द आइडिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे मीनिंग क्या है। कि मास इज अ entity in the universe which can neither be created nor destroyed. It just transfer from one form to another. Say मैं अगर बात करूँ कि मैं एक रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, A plus B is forming me AB. So let us say इसका मास X है, इसका मास Y है, और इसका मास मेरे पास आ रहा है Z आ रहा है। तो as per this law, what this law is being suggesting, X plus Y, that is the total mass of reactant must be equal to the total mass of product. अब टेक्निकली ये उस टाइम के लिए लॉ जो था वो वैलिड था, बट एट प्रेजेंट सिनेरियो या कुछ टाइम पहले भी दिस लॉ हैज नो सिग्निफिकेंस। रीजन, क्योंकि वी नो दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, लाइट और व्हाटएवर यहाँ पे वो रिलीज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो मेरे पास था मास, वो मेरे प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल आना चाहिए था, लेकिन अब वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा बिकॉज मुझे उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मास। इसीलिए इस रिलेशन को या इस लॉ को जब हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो हमने यहाँ पे यूज किया था आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, विच इज E इज इक्वल टू डेल्टा m डॉट c स्क्वायर। तो चेंज इन मास से मैं एनर्जी या एनर्जी से चेंज इन मास निकाल दूंगा, उस मास को यहाँ पुट करूंगा, तब जाके मेरे पास दोनों चीजें क्या आएंगी, इक्विवेलेंट आएगी। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच सजेस्ट मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ट्रांसफर हो सकता है। तो इस लॉ का सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या आया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये मैं बता रहा हूं, ये पहले के लिए था, आज के टाइम में ये इनकम्प्लीट है बिकॉज आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को भी यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है। सेकंड लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, और इसको हम बोल देंगे डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब इस लॉ को स्टडी करने से पहले केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन, एनी केमिकल कंपाउंड से मैं सबसे सिंपलेस्ट केमिकल कंपाउंड का यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, वाटर। हम सभी जानते हैं इसको, इस कंपाउंड को। अब वाटर को एज सच सैंपल आप कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, होम टू होम, वेयरसोएवर कहीं का भी सैंपल ले लीजिए। वाटर का हमारे पास जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही फॉर्म होगा। और एज पर द केमिकल फॉर्मूला इट हैज केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2, इरिस्पेक्टिव टू द कंट्री, इरिस्पेक्टिव टू द रीजन। आप कहीं का भी वाटर सैंपल अगर उठा रहे हैं तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या आने वाला है, H2O ही आने वाला है। अब यहां से अगर मैं कॉम्पोजिशन का रेशो निकालूंगा तो वो रेशो क्या आएगा, 2:1 का रेशो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के एटम्स का। तो इट सजेस्ट दैट कि जब कभी भी हमारे पास कोई एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो वो केमिकल कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो वो एक डेफिनेट रेशो में एटम्स की वो कंबाइन करेंगे और वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड को जनरेट करेंगे। इट मींस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपार्ट फ्रॉम दिस रेशो, सिंपलेस्ट रेशो 2:1, इस रेशो के अलावा जब कभी भी कंबाइन करेंगे तो इट इज नॉट रेकमेंडेड, इट इज नॉट श्योर कि वो वाटर ही बनाएंगे। सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग बाय दिस स्टेटमेंट कि व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 की रेशो में कंबाइन कर रहे हैं तभी जाके वो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्लियर है जी। सो इस लॉ को हम अभी स्टडी करते हैं और ये काफी प्रोलॉन्ग चलने वाला लॉ है बिकॉज इस लॉ से हमें पता लगा कि कोई भी अगर एक कंपाउंड है तो केमिकली उसकी कॉम्पोजिशन स्टेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग
अगर मैं उसको छेड़खानी करूंगा, कुछ करूंगा, तो उसकी स्टेबिलिटी नलीफाई हो जाएगी। सो इट सजेस्ट कंपाउंड हैज अ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स का। नाउ थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, थर्ड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या, किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम बात करें, अगर दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, इससे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन की और मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, दे बोथ आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मोर देन यू कुड से वन कंपाउंड। तो वहाँ पे एक एलिमेंट का मास अगर मैं फिक्स कर दूंगा, एक एलिमेंट का पार्ट अगर मैं फिक्स कर दूंगा, तो दूसरे एलिमेंट का जो अलग अलग पार्ट से उसके साथ कंबाइन कर रहा है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो क्या करेगा, बियर करेगा। तो व्हाट दिस लॉ इज, द mass of one fixed element or mass of one element which has been fixed when combines with the other element, जो other element के मास की रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी, पोजेस करेगा। ठीक है जी, आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए इनके कंपाउंड्स को। एज यू कुड सी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं N2, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। अब बात करते हैं इनके मास की। वी नो दैट नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 16 नॉर्मल एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर N2 है तो इसका मास मुझे 14 की जगह कितना लेके चलना पड़ेगा, दैट इज 28 ग्राम। नेक्स्ट वाले केस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे मास है हमारे पास नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ N2O3 की, अगेन यहाँ पे 14 इंटू 2 28 आ जाएगा, और 3 है तो 16 इंटू 3 यानी कि 48 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट NO2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस वुड बी 14 और यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ लास्ट की अगर मैं बात करूँ, इट इज N2 तो दैट मीन्स 28 और O5 है, दैट मीन्स मेरे पास ये 80 आ जाएगा। तो अब जो चीज देखने वाली है वो ये है कि दो एलिमेंट्स ने कंबाइन करके ये लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हमें क्या किया, यहाँ पे फॉर्म किया है। अब आपको किस चीज के ऊपर फोकस रखना है, आपको फोकस रखना है इस चीज के ऊपर कि एक एलिमेंट का मास जो है वो आपको फिक्स लेके चलना है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम यहाँ पे नाइट्रोजन का मास जहाँ पे सेम नहीं है उसको पहले फिक्स करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 28 है, तो मुझे इसको अगर 28 करना है तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस ये 32 बन जाएगा। इधर ऑलरेडी 28 है, सेम वंस अगेन यहाँ पे 14 है, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई अगेन इट विद 2, इधर भी 28 हो जाएगा और इधर भी 28 हो जाएगा, तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके 64 बनाना पड़ेगा, रेस्ट इज 28 ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, मैंने ये क्यों किया, बिकॉज एज पर द स्टेटमेंट कि मुझे मास ऑफ वन एलिमेंट जो है वो क्या करना है, फिक्स रखना है। तो मैंने नाइट्रोजन के एलिमेंट का जो मास था वो 28 कर दिया हर पार्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली जहां जहां नाइट्रोजन का चेंज किया है, ऑक्सीजन का भी मुझे चेंज करना पड़ा। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन की, कि किस रेशियो में ऑक्सीजन का जो मास का पार्ट है वो कंबाइन कर रहा है। तो वी गॉट 16:32:48:64:80। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के जो एलिमेंट के मास की रेशियो है वो ली है। तो सॉल्व करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2:3:4:5। सो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और इसी चीज के अकॉर्डिंग मेरा लॉ यहाँ पे क्या हो गया, वैलिड हो गया। कैसे, दोबारा देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, दो एलिमेंट्स जो मोर देन आपके पास क्या फॉर्म करेंगे, 2 कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, जिनमें से एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स रख दिए, तो दूसरे एलिमेंट के मास की जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो क्या आएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो कहेंगे कि ये एक डाटा दे देंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे कि ये कौन सा लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो ध्यान से इसको समझने की ट्राई करना। सो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ को स्टडी करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेके चलने पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट बात क्या है इस लॉ की कि इस लॉ के क्वेश्चंस की रादर जब कभी भी आपके पास 3 एलिमेंट्स की स्टडी एक ही पार्ट में हो रही है, दैट मीन्स ये लॉ वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो अप कर रहा है। तो लेट मी टेक द 3 एलिमेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ लेके कार्बन की, ऑक्सीजन की और सल्फर की। सो आई हैव जस्ट टेकन अप द 3 एलिमेंट्स
अब ये तीन एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपस में कंबाइन करें, तो मैं इनको कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर मैं फ्रेम कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। मींस ये आपस में कंबाइन करके कुछ ना कुछ कंपाउंड जो है वो बनाएं। तो कार्बन और ऑक्सीजन सिंपलेस्ट जो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर एंड ऑक्सीजन सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास जो कंपाउंड बनता है स्टेबल वो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन एंड सल्फर की। तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है कार्बन डाई सल्फाइड, दैट इज CH2। तो ये यहाँ पे कंपाउंड्स आ गए इन तीन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हुए। मैं इनको सर्कल अप कर देता हूं यहाँ पे आपके लिए, ताकि क्लैरिफाई हो जाए किस चीज को हमने कैसे लेके चलना है। कंटेनिंग दीज कंपाउंड्स, इनको बनाने के बाद अब यहाँ रेशो की बात करते हैं। अब रेशो की बात कैसे होगी, इन टर्म्स ऑफ मास बात करनी है हमने। कार्बन यहाँ पे 1 है तो मास मुझे पता है 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 16 इंटू 2 दैट मीन्स मेरे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशो कितनी आ गई, 12:32 की यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं SO2 की। सल्फर का मेरे पास मास आता है 32, ऑक्सीजन का मेरे पास 16 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशो आ जाएगी मेरे पास, वो रेशो पोजेस करने के लिए कितनी आ जाएगी, दैट इज 32:32। इज इट क्लियर। अब बात की जाए कि अगर मैं इस रेशो को और इन दोनों को अगर मैं अब यहाँ पे लेके चलूं कि हाउ कम दे हैव बीन कंबाइनिंग विद ईच अदर, इन दोनों रेशो को मैं कंबाइन करा दूं आपस में, तो मेरे पास जो चीज बन के आनी चाहिए वो बन के आनी चाहिए 12:32 रेशो का पार्ट। आफ्टर इसका इतना पार्ट लें और इसका इतना पार्ट लें। आप ये देख सकते हैं कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट स्टेटमेंट में जाते हैं, जब दो डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स्ड एलिमेंट यानी कि फिक्स्ड कौन सा, वो ऑक्सीजन, उसका मास कितना है 32 है, उससे कंबाइन करते हैं तो जो उनका रेशो आता है, उनका रेशो कैसे, कार्बन इस कंपाउंड में कितना है 12 है तो मैंने उसका पार्ट ले लिया, सल्फर इस कंपाउंड में कितना आता है 32 तो मैंने उसका पार्ट ले लिया। वो रेशो जो आएगा वो रेशो सिंपल होल नंबर रेशो के इक्विवेलेंट होना चाहिए जब ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट रादर आपस में क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब वो कैसे बात करते हैं, अब CH2 की अगर मैं बात करूं, CH2 की, तो कार्बन का 12 आ गया, यहाँ पे 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64 हो गया। अब इस रेशो को अगर मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है कितना, 3:16 आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास आ जाता है 3:8 आ जाता है। अब इस रेशो को और इस रेशो को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा, दैट इज 3/8 अपॉन 3/16 करूंगा, तो मेरे पास 2:1 यहाँ पे आना चाहिए, जो कि मेरा लो क्या करता है, वेरीफाई करता है। बिकॉज इस लो की मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, व्हेन वी हैव टेकन 3 एलिमेंट्स दैट इज कार्बन सल्फर ऑक्सीजन, और उन 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं, और उससे जो रेशो आती है वो रेशो और उन बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट की जो रेशो होगी आपस में, उनको जब हम कंबाइन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो क्या करेगी, बिहेव करेगी, पोजेस करेगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉ विच इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर।